क्या आपने कभी सोचा है कि अगर प्रकृति कोई खेल खेले तो उसका अंजाम क्या होगा? आज के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण में आपका स्वागत है, जिसका नाम है प्रकृति का खेल। जरा सोचिए, एक ऐसी भविष्यवाणी के बारे में जो पूरे 25 सालों तक एक परिवार के सिर पर किसी गहरी, खौफनाक छाया की तरह मंडराती रही। एक ऐसा गहरा रहस्य जिसका पर्दा उठने का एक तय समय था। ये सिर्फ कोई आम कहानी नहीं है दोस्तों, बल्कि हमारी प्रकृति, हमारी जड़ों और इंसान के उस अहंकार के बीच के टकराव की एक बहुत ही शानदार तस्वीर है। कहानी की शुरुआत में ही हम टकराते हैं गुरु सत्यानंद जी की उन चेतावनी भरी बातों से, जिन्होंने जीवा और नवीन की रातों की नींद ही उड़ा दी थी। बात कुछ ऐसी थी कि जब वे गुरुजी से अपने भविष्य के बारे में पूछते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि देखिए, अगले 25 साल तो सब कुछ बिल्कुल बढ़िया चलेगा, एकदम कुशल मंगल। लेकिन उसके ठीक बाद उन्हें अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी, सबसे खतरनाक परीक्षा से गुजरना होगा। और हैरानी की बात यह है कि इस रहस्यमयी परीक्षा से बचने का कोई स्पष्ट उपाय नहीं बताया गया। बस एक लाइन कह दी गई, जो प्राकृतिक है उसे कोई रोक नहीं सकता। सच कहूं तो यही वो एक लाइन है जो इस पूरी रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना की असल नींव रखती है। भाग 1। एक पुरानी भविष्यवाणी। 25 साल का लंबा इंतजार। समय अपनी रफ्तार से बीतता जाता है और इधर माता पिता के दिलों में अपने बेटे विनय को लेकर डर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आपने वो पुरानी कहावत तो सुनी ही होगी, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जिसका सीधा सा मतलब है कि माता और मातृभूमि दोनों स्वर्ग से भी बढ़कर होते हैं। चलिए अब जरा इस पूरी कहानी के सांस्कृतिक आधार यानी इसके बेस को समझते हैं। माता वसुंधरा यानी हमारी अपनी धरती माता। जीवा और नवीन के पूर्वज दरअसल घने जंगलों में रहने वाले वनवासी कबीले से ताल्लुक रखते थे, जो माता वसुंधरा को ही अपनी परम रक्षक, अपना सब कुछ मानते थे। नवीन और जीवा का एकदम अटूट विश्वास है कि जिंदगी में चाहे कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना आ जाए, माता वसुंधरा उनकी रक्षा जरूर करेंगी। और असल में प्रकृति के प्रति यही गहरा सम्मान उनके जीने का मूल मंत्र है। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि हमारे सामने दो बिल्कुल ही अलग तरह की विचारधाराएं आके खड़ी हो जाती हैं। एक तरफ तो नवीन और जीवा हैं, जो अपनी मिट्टी, अपनी जड़ों से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं, और ठीक उनके उलट दूसरी तरफ है उनका 24 साल का बेटा विनय। विनय कुछ काम धाम नहीं करता, बस जब देखो तब पैसे मांगता रहता है। कुछ आज की पीढ़ी की जानी पहचानी कहानी लगती है ना। वो अपने माता पिता की मान्यताओं का खूब मजाक उड़ाता है और इन सारी पुरानी परंपराओं को एकदम बकवास या अंधविश्वास कहकर सिरे से खारिज कर देता है। ये चीज़ बहुत साफ तौर पर दिखाती है कि विनय के सिर पर चढ़ा अहंकार उसे उसकी असली जड़ों से कितना दूर ले जा चुका है। भाग 2। अहंकार और गुमशुदगी। कहानी का सबसे बड़ा मोड़। बस ठीक यहीं से इस कहानी में असली उथल पुथल शुरू होती है। अगर हम विनय के रवैये पर थोड़ा गौर करें ना, तो हम देखते हैं कि वो लगातार बार बार प्रकृति और अपने माता पिता का अपमान करता ही जा रहा है। वो साफ काम करने से मना कर देता है, अपने पिता पर तंज कसता है। हद तो तब हो जाती है जब वो अपने दोस्तों बंटू और बबलू के साथ नदी किनारे मजे करने जाता है, वहां खाना खाता है और सारा का सारा कूड़ा करकट वहीं उसी नदी किनारे छोड़कर आ जाता है। प्रकृति के प्रति उसका ये जो घोर अपमान है ना, यही दरअसल वो दहलीज है जिसे पार करते ही विनय की जिंदगी का सबसे खौफनाक चैप्टर शुरू होने वाला है। अब होता क्या है कि दोस्तों के साथ नदी में नहाते नहाते अचानक एक शर्त लग जाती है। शर्त ये कि पानी के अंदर अपनी सांस कौन सबसे ज्यादा देर तक रोक सकता है। बंटू और बबलू पानी में डुबकी लगाते हैं, लेकिन जब वो हाफते हुए बाहर आते हैं तो विनय वहां होता ही नहीं है। वो अचानक से रहस्यमयी तरीके से पूरी तरह गायब हो चुका है। ये वो पल है जहां सस्पेंस एकदम चरम पर पहुंच जाता है। मतलब आखिर विनय गया तो गया कहां? क्या वो नदी में डूब गया, या फिर इसके पीछे किसी अनदेखी अदृश्य शक्ति का हाथ था? और फिर शुरू होती है एक ऐसी तलाश जिसमें सिर्फ और सिर्फ घबराहट और दहशत है। सबसे पहले उसके दोस्त पागलों की तरह पूरा गांव छान मारते हैं, लेकिन विनय का कहीं कोई नामो निशान नहीं मिलता। बात जब माता पिता तक पहुंचती है तो वो बदहवास हालत में सीधे पुलिस थाने भागते हैं और रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। पुलिस भी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ती, लेकिन जब कुछ हाथ नहीं लगता तो आधी रात को नवीन और जीवा खुद उस घने डरावने जंगल में अपने कलेजे के टुकड़े को तलाशने निकल पड़ते हैं। पर वहां भी उनके हाथ सिर्फ निराशा ही लगती है। पूरी तरह से टूट चुके और हार मान चुके ये माता पिता अंत में बस माता वसुंधरा के आगे हाथ जोड़कर अपने बेटे की सलामती की भीख मांगते हैं। भाग 3। प्रकृति की कठिन परीक्षा। जंगल का वो खौफनाक संघर्ष। विनय अब अचानक से एक ऐसी अनजान और डरावनी जगह पर पहुंच चुका है जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था।
यहां से शुरू होता है मौत से उसका सीधा आमना सामना। पहले दिन हड्डियां गला देने वाली ठंड और मूसलाधार बारिश। और पता है सबसे बड़ी विडंबना क्या है? यहां जिंदा बचने के लिए विनय को अपने उसी पिता की दी हुई सीख का इस्तेमाल करना पड़ता है जिसका उसने हमेशा मजाक उड़ाया था, यानी 2 पत्थरों को रगड़कर आग जलाना। फिर आता है दूसरा दिन, भयंकर जानलेवा प्यास। गुस्से और झल्लाहट में वो एक चट्टान पर जोर से लात मारता है और चमत्कार देखिए, ठीक वहीं से पीने के पानी का एक सोता फूट पड़ता है। लेकिन तीसरे दिन तक आते आते भूख से बुरी तरह तड़पता हुआ विनय अपनी हिम्मत हार जाता है और पूरी तरह से टूट कर गिर पड़ता है। प्रकृति की इस खौफनाक परीक्षा ने विनय के अंदर के उस सारे झूठे अहंकार को चकनाचूर करके रख दिया था। भूख और प्यास से आधा मर चुका विनय बेहोश होने से ठीक एक पल पहले फूट फूट कर रोने लगता है और अपनी जिंदगी में पहली बार वो अपनी गलतियों को सच्चे दिल से स्वीकार करता है। वो माता वसुंधरा और अपने माता पिता से अपने उस जीवन भर के किए गए अपमान के लिए गिड़गिड़ाकर क्षमा मांगता है। देखिए, ये जो विनम्रता का क्षण है ना, ये बहुत ही ज्यादा अहम है, क्योंकि सच कहूं तो इसी सच्चे पश्चाताप के बाद ही उसके बचने का असली रास्ता खुलता है। भाग 4, जड़ों की ओर वापसी और पूर्वजों से जुड़ाव। अब एक तरफ विनय बिल्कुल मौत के मुहाने पे खड़ा है और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ घर में अचानक से एक बहुत ही जोरदार भूकंप आता है। किसी ने सच ही कहा है कि जब इंसान के लिए सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं ना, तो नियति खुद कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देती है। उस अचानक आए भूकंप की वजह से घर में ऊपर रखी एक पुरानी संदूक नीचे आ गिरती है और उसमें से खुलकर बाहर आती है पूर्वजों की एक बहुत ही पुरानी किताब। इस किताब के पन्नों में एक प्राचीन मंदिर का जिक्र था और तभी बिल्कुल उसी पल नवीन के दिमाग में गुरु सत्यानंद जी के वो शब्द गूंज उठते हैं, वर्तमान की उलझन को सुलझाने के लिए भूतकाल के पास जाना होगा। 25 साल पहले दी गई वो रहस्यमयी सलाह अब जाकर बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। माता पिता बिना एक भी सेकंड बर्बाद किए तुरंत उस किताब में बताए गए उस गुप्त स्थान की ओर निकल पड़ते हैं। और इस बीच विनय को जब होश आता है तो वो खुद को एक बहुत ही प्राचीन पुराने मंदिर के सामने पाता है। वहां उसे बचाने वाला व्यक्ति अपना नाम बताता है, भीमदास। और इसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात क्या है जानते हैं? भीमदास कोई और नहीं बल्कि खुद विनय के दिवंगत दादाजी का ही नाम था। विनय को धीरे धीरे ये समझ में आने लगता है कि वो माता वसुंधरा के उसी ऐतिहासिक मंदिर में है जिसने सालों पहले आई एक प्रलयंकारी बाढ़ का भी सीना तानकर सामना किया था और खड़ा रहा था। वहां भीमदास विनय को एक बहुत ही गहरी बात समझाता है। वो बताता है कि प्रकृति ने उसे कोई सजा नहीं दी, बल्कि इस पूरी डरावनी यात्रा में हर पल हर कदम पर उसी प्रकृति ने उसकी रक्षा की। जरा सोचिए, उन ठंडी बर्फीली हवाओं ने उसे धक्का देकर एक सुरक्षित गुफा तक पहुंचाया। उस सूखी कठोर चट्टान ने अपने अंदर पानी छिपा रखा था ताकि उसकी प्यास बुझ सके, और जब वो बेहोश हुआ तो उसे सीधे उसके पूर्वजों के इसी सबसे सुरक्षित मंदिर तक पहुंचा दिया गया। ये कोई इत्तेफाक नहीं था दोस्तों, ये सब माता वसुंधरा और उसके उन्हीं पूर्वजों की अदृश्य शक्ति का हिस्सा था जो उसे एक सबक सिखाना चाहते थे। भाग 5, पछतावा और बदलाव, एक नई शुरुआत। अब हम आ गए हैं उस मोड़ पर जहां हमें इस पूरी घटना का असली, सबसे गहरा और खूबसूरत मतलब समझ में आता है। जैसे ही जीवा और नवीन उस पुरानी किताब की मदद से वहां पहुंचते हैं और दौड़कर अपने बेटे विनय को गले लगाते हैं, वैसे ही वो पूरा का पूरा वनवासी कबीला और वो व्यक्ति भीमदास हवा में धुएं की तरह गायब हो जाते हैं। और यहीं पर हमारे सामने खुलती है इस कहानी की वो असली आध्यात्मिक सच्चाई। दरअसल वो गांव और वो इंसान भौतिक रूप से यानी सच में वहां मौजूद ही नहीं थे। वो तो विनय के वो पूर्वज थे जिन्होंने इस पूरी अग्नि परीक्षा के दौरान माता वसुंधरा के साथ मिलकर उसकी ढाल की तरह रक्षा की थी। और अब अंत में जरा विनय के इस पूरे बदलाव को देखिए। वो पुराना, घमंडी और बात बात पर चिढ़ने वाला विनय अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ये नया विनय अपने माता पिता के सामने रोकर उनसे माफी मांगता है, उनके किए गए सारे बलिदानों की अहमियत को समझता है। और सबसे बड़ी बात, जब वो घर लौट रहा होता है तो वो सबसे पहले उसी नदी के किनारे जाता है, अपने हाथों से फैलाया हुआ वो सारा का सारा प्लास्टिक और कूड़ा साफ करता है और वहां खड़े एक पेड़ के सामने अपना सिर झुकाकर प्रकृति को अपना सच्चा सम्मान देता है। ये एक इंसान के भीतर आए उस बहुत ही गहरे असली बदलाव की कहानी है जो उसे वापस उसकी जड़ों से जोड़ देती है। इस बेहद खास कहानी और विश्लेषण को समाप्त करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। अगर हमारी जड़ें, हमारे पूर्वज और ये महान प्रकृति संकट के समय किसी अदृश्य कवच की तरह ढाल बनकर हमारी रक्षा करते हैं, तो क्या हम अपने रोजमर्रा के जीवन में उनकी रक्षा कर रहे हैं? क्या हम सच में उस प्रकृति का सम्मान कर रहे हैं जो दिन रात हमारा पालन पोषण करती है?
ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को ठंडी दिमाग से जरूर विचार करना चाहिए। इसी एक गहरे विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।